हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7 की साइंस, लेसन नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। अब डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा कि 6th ग्रेड में आपने पढ़ा था कि हमारे आसपास एयर हमें सराउंड कर रही है, हमें घेर के रख रही है। तो ये जो हवा है जो अर्थ को सराउंड करती है, धरती को सराउंड करती है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और हवा हमारी जिंदगी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अब जो हवा हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, जो जरूरी है हमारे सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन प्लांट्स को भी हवा की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए, पर वो ऑक्सीजन नहीं लेते, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, सब जीव जंतुओं को हवा की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम हवा का थैंक यू बोलते हैं, जिसकी वजह से धरती पे लाइफ पॉसिबल हो पाई है। अब आप सोचोगे ये हवा में मैम ने कार्बन डाइऑक्साइड भी बता दिया, ऑक्सीजन भी बता दिया, क्या हवा में और कुछ भी होता है? जी हाँ, हवा एक मिक्सचर है गैसेस की। जैसे हम लोग भुजिया बनाते हैं वैसा ही कुछ, या भेल पापड़ी वैसा ही कुछ। कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। अब जो 99% हवा के अंदर चीजें होती हैं उसमें से सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। बाकी जो 1% रह जाता है उसमें बाकी गैसेस आ जाती है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन जो हमें सूरज की किरणों से बचाती है, और बाकी थोड़ी गैसेस। हवा के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं, मतलब वाटर वेपर फॉर्म में भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, पर ये हर जगह पे अलग प्रोपोर्शन में होते हैं। ये डिपेंड करता है उस जगह का तापमान कितना है, वहां कितना चिपचिपा हो रहा है यानी ह्यूमिडिटी है, वहां की वेदर कंडीशन क्या है, उस हिसाब से एक जगह में वाटर वेपर या डस्ट पार्टिकल्स आपको मिलते हैं। अब जो बदलाव आता है एटमॉस्फेयर में, या जो हवा हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, पहले तो हम वो समझ लेते हैं क्या होता है। जो हवा हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर डालती है, जो हमें महसूस होता है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। किन किन कारणों की वजह से? विंड्स की वजह से, स्टॉर्म्स तूफानों की वजह से, साइक्लोन्स की वजह से। तो आज ये सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ये एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये समझ नहीं आया, आप ये समझाओ। देखो, हवा हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से प्रेशर डालती है। जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से प्रेशर डालते हैं कि पढ़ लो नहीं तो साथ वाला आगे निकल जाएगा। तो वैसे ही जो हवा हमारे आसपास है वो हम लोगों पे प्रेशर डालती है अलग अलग तरीके से। अब वो प्रेशर डालती है, हमें नहीं पता चलता, हमें पेरेंट्स का प्रेशर पता चलता है कि नहीं? तो आपको मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल देके कि हवा हमारे ऊपर प्रेशर डालती है, उसका सबूत क्या है। देखो, बलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर अगर आप हवा भरते हो तो वो एक्सपैंड करता है, चौड़ा हो जाता है, मतलब हवा जो है वो प्रेशर डाल रही है उसकी अंदर वाली वॉल्स के ऊपर। वैसे ही जब साइकिल के अंदर आप हवा भरते हो, प्श, 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 वो साइकिल क्या हो जाता है, टायर उसका इन्फ्लेट हो जाता है। इन्फ्लेट मतलब बढ़ जाता है, प्रेशर डाल रही है हवा, हट हट जगह दे। वैसे ही जब हवा चलती है तो भी वो प्रेशर डालती है। वो प्रेशर कैसा डालती है? अगर आप पतंग उड़ा रहे हो, अरे डोर पकड़, खींच, डाल डाल डाल, रोल कर रोल कर, वो प्रेशर डाल रही है चलती हुई हवा, जिसकी वजह से पतंग उड़ पा रही है। और आप अगर तूफान में चल रहे हो तो तूफान की जो डायरेक्शन है, हवा की जो डायरेक्शन है, उससे अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका चलना दूभर हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हवा प्रेशर डाल रही है और आप उसके अगेंस्ट चल रहे हो। अब हमें कुछ हद तक समझ आ गया है कि हवा हमारे पे कैसे प्रेशर डालती है। अच्छा, कश्ती को जब आप खुद भी बारिशों के टाइम में चलाते हो या कश्ती को चलते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक ऐसे करके कपड़ा लगा होता है। तो जब हवा उसको पुश करती है तो उसका जाना आसान हो जाता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हवा जा रही होती है।
तो इसीलिए बोला जाता है हवा प्रेशर एक्सर्ट करती है, डालती है हम लोगों के ऊपर। अब ये जो कारण है कि हवा प्रेशर हम लोगों के ऊपर डालती है, वो क्या होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। वो मॉलिक्यूल्स ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे रेलवे स्टेशन पे लोग, और जब ट्रेन आती है प्रेशर डलता है तो सारे एक दूसरे के साथ कोलाइड होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरी जो ट्रेन की दीवारें हैं उसके साथ कोलाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो हवा है उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब वो मोशन में आते हैं, चलना शुरू होते हैं, तो वो ऐसे घूमना शुरू हो जाते हैं, कभी एक दूसरे में जाकर टक्कर खाते हैं, और कभी जिस चीज में हम हवा भर रहे हैं उसकी वॉल्स, उसकी दीवारों के साथ वो टक्कर खाते हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने एक टिन का कैन ले लिया, जैसे कोका कोला का कैन नहीं आता, बोतल नहीं, कैन। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, पानी डाल देना है कुछ, और उसको हीट करना शुरू कर। अब कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो हवा है उसके अंदर, गर्म हवा है, वो बाहर निकल रही है, भाप की फॉर्म में निकल रही है। अब एक टाइम आएगा कि पूरा का पूरा पानी जो है वो खत्म होकर, हो सकता है अंदर स्टीम ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब उस टाइम पे आपने क्या करना, ऊपर से कैन को अच्छे से बंद कर दो, ढक दो उसको, बिल्कुल बंद कर दो, और उसको आग से हटा दो। अब उस कैन के ऊपर आप क्या करो, ठंडा पानी डाल दो, आग से हटा के ठंडा पानी डाल दो। आप ये देखोगे कि वो क्रश हो जाएगा, ऐसे पुचक जाएगा। अब ये हुआ क्या, देखो, जब आपने कैन के ऊपर ठंडा पानी, ये मुझे पता है आग थी, पर जब आपने कैन के ऊपर ठंडा पानी डाला तो अंदर की जो स्टीम थी, जो गर्म हवा थी, वो बाहर नहीं जा पाई, ठीक है। और वो ठंडी भी हो गई, ठंडा पानी डाला, वो ठंडी हो गई और पानी में तब्दील हो गई। स्टीम किस में बदलेगी, जब बारिश होती है तो वाटर वेपर्स, आप ये कह सकते हैं, पानी में बदल जाते हैं। तो जो स्टीम थी, ठंडा पानी डलने की वजह से वो पानी में तब्दील हो गई। अब अंदर जो था हवा का प्रेशर वो कम था, बाहर का जो प्रेशर था वो ज्यादा था। अंदर कम था ना प्रेशर, जब गर्मी हो गई प्रेशर कम हो गया वहां पर, कि बाहर वाले प्रेशर ने उसे पिचक दिया अंदर की तरफ को। तभी कैन जो है वो ऐसे करके चिपका होता है, क्योंकि बाहर से उसको प्रेशर पड़ता है, अंदर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कम भी हो सकता है प्रेशर, ज्यादा भी हो सकता है प्रेशर। अब हम जानते हैं कि विंड क्या होता है, चलती हुई हवा को विंड बोलते हैं। अब जो हवा चल रही है वो भी तो प्रेशर डालेगी ना। मैम कैसे प्रेशर डालेगी, अरे पेड़ के पत्ते हिलते हैं, झंडा हिलता है, अगर किसी की फोटो लगी हुई है बैनर के ऊपर तो वो भी तो हिलता है ऐसे फट 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 करके। तो आप ये देखेंगे कि जो बड़े बड़े पोस्टर होते हैं फिल्मों के, जो सड़कों पे लगे होते हैं, या जो बैनर होते हैं, उनके अंदर ना छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। अब वो छेद क्यों किए जाते हैं, कि जब जोर के हवा आएगी, बैनर के ऊपर लगेगी, फोटो के ऊपर, तो उसको फाड़ के आगे निकल जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप उसके अंदर छेद कर देते हो तो हवा उस छेद में से अपना रास्ता बना के निकल जाती है, ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालती, और बैनर वैसे का वैसा ही रहता है। तो अब अगर आप बैनर या किसी बड़े पोस्टर के ऊपर छेद देखो तो समझ जाना कि वो क्यों किए हुए हैं छेद। फास्ट मूविंग हवा है, वो प्रेशर डालती है, लेकिन वो क्या करती है, बेसिकली लो प्रेशर क्रिएट कर देती है। बहुत तेज जो हवा चलती है वो प्रेशर को कम कर देती है। ये हम कैसे साबित कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। लो प्रेशर होगा मतलब चीजें एक दूसरे में कोलाइड होंगी। एग्जाम्पल देती हूँ, आपको तो एग्जाम्पल चाहिए कि मैम आप बताओ कैसे होगा। मान लीजिए आपने एक डंडा ले लिया ऐसे करके, और यहां पर धागे के साथ दो गुब्बारे आपने बांध दिए जिनमें हवा है। मैंने आपको ये बताया अभी कि जो स्पीड से विंड आती है वो एयर प्रेशर को कम कर देती है। स्पीड से आ रही है उल्टा काम करती है, स्पीड से आ रही है प्रेशर क्या कर देगी, कम। अब ये क्या हुआ मैम, डंडे के ऊपर दो बलून्स धागे से बांध दो जिनके अंदर हवा है, ठीक है, 8-10 सेंटीमीटर दूर होंगे वो। अब इन दोनों के अंदर जब आप तेजी से हवा मारोगे अपने मुंह से, तो आप ये देखोगे कि दोनों के दोनों गुब्बारे जो हैं वो एकदम एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आपने हवा मारी तो बीच में लो प्रेशर हो गया। मैंने आपको बताया तेज हवा चल रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा।
जो आसपास के गुब्बारे थे या उनके आसपास का जो एरिया था वो हाई प्रेशर पे था, तो हाई प्रेशर ने धक्का मारा और वो चला गया लो प्रेशर की तरफ, इसीलिए हम ये बोलते हैं गुब्बारे टक्कर खा गए। तो हाई स्पीड पे जो हवा चल रही है वो प्रेशर को क्या कर देती है, कम। ये चीज याद रखना गुब्बारे के एग्जाम्पल से, तभी तो ऐसा होता है। देखो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। छत देखिए जो पक्की नहीं होती, कच्चा घरों की जो छत होती है वो कई बार तेज हवा चलने की वजह से बाहर की तरफ को निकलती है, अंदर की तरफ को नहीं जाती। अब वो ऐसा क्यों होता है? जब आपकी हवा चल रही है ऐसे तेज, तो आपने अभी मुझे बताया कि मैम छत के ऊपर का हिस्सा लो प्रेशर में आ जाता है। तेज हवा चल रही है ना, वो उसको टच कर रहा है ऊपर, तो लो प्रेशर आ गया। पर मैम नीचे रूफ के, छत के नीचे तो हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर बोलता है मुझे आजाद कर दो, मुझे जाने दो, तो उस वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ को जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो छत है वो बाहर हो जाती है। तो विंड या हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को जाती है, और अगर ये जो प्रेशर में डिफरेंस है, फर्क है, ये ज्यादा होगा तो विंड बड़ी स्पीड से जाती है कि चलो चक दो फटे। तो प्रेशर हर जगह का अलग अलग होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक खास कारण जिसके ऊपर, या एक खास वजह जिसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है, वो है एक जगह का तापमान, टेम्परेचर। अब एक और बात बताती हूँ हवा के बारे में, मुझे पता है आपको मजा आ रहा है। हवा हीट होने पे, गर्म होने पे एक्सपैंड करती है, चौड़ी हो जाती है। जैसे मैंने पता कैसे याद किया, गर्मियों के मौसम में हम चौड़े होके लेटते हैं तो हवा भी चौड़ी हो जाती है। सर्दियों के मौसम में हम सिकुड़ के लेटते हैं तो जो हवा है वो भी बेचारी ऐसे हो जाती है, उसको भी तो ठंड लगती होगी, मजाक कर रही हूँ। तो एयर, हवा एक्सपैंड होती है, फैलती है जब उसे हीट किया जाए। उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, जो मैंने मॉलिक्यूल्स आपको बताया, वो एक दूसरे से अलग जाने की कोशिश करते हैं। तो जो वॉल्यूम है, जो वो जगह घेरती है, वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो फैल रही है। अब ये भी साबित करूं? चलो एक काम करते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं, इतनी सी ट्यूब ले लो, इतनी सी, ठीक है, उसके ऊपर गुब्बारा भर दो। ऐसे करके गुब्बारा चिपका दिया आपने। अब ट्यूब के ऊपर जो गुब्बारा चिपकाया है वहां पे आप सेलो टेप लगा दो ताकि गुब्बारा उतरे ना उस ट्यूब से। अब उस ट्यूब को आप एक पानी के ग्लास में रख दो जिसमें गर्म पानी है, और दूसरा पानी का ग्लास ले लो जिसमें ठंडा पानी है। अब ये जो ट्यूब है जिसमें ऊपर गुब्बारा लगा हुआ है, जब इसे 2 से 3 मिनट के लिए आप गर्म पानी में रखोगे तो आप देखोगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा के वो फैलने शुरू हो जाएंगे, गुब्बारा भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हवा हीट हो रही है, अंदर जो ट्यूब के वो हीट हो रही है गर्म पानी की वजह से, और वो करके गुब्बारा फूल रहा है। लेकिन अगर आप इसी को, गुब्बारे वाले को, ठंडे पानी में रखोगे तो आप देखोगे गुब्बारा सिकुड़ जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, साबित हो रहा है कि नहीं, कि गर्म होने पे हवा चौड़ी हो जाती है, थोड़ी फैल जाती है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको पता है ये जो गर्म हवा है, क्योंकि ये चौड़ी हो जाती है, ये हल्की भी होती है कोल्ड हवा से। जी हाँ, जो हॉट एयर है वो हल्की होती है कोल्ड एयर से। पानी का भी सेम हिसाब किताब है। जो हॉट वाटर होता है ना, वो थोड़ा हल्का होता है, मतलब वो ऊपर चलता है, और कोल्ड वाटर हमेशा आपको नीचे मिलेगा। अब हॉट एयर एक्सपैंड कर रही है, गर्म हवा एक्सपैंड कर रही है, उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, तो वॉल्यूम जो है, उसकी जो जगह है वो बढ़ जाएगी। जगह बढ़ने की वजह से वो हल्की हो जाएगी। जैसे कॉटन, जगह बढ़ जाए, फैल जाए वो, तो ऑफ कोर्स हल्की हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो हल्की है, तो इसीलिए वो ऊपर रहती है ज्यादातर। और जो कोल्ड एयर है, अगर एक ही जगह पे आपको हॉट और कोल्ड एयर मिल जाए तो कोल्ड एयर नीचे रहती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं चिपके हुए हैं, थोड़े भारी हैं, वॉल्यूम कम है। लेकिन हॉट एयर के केस में वो खुले हुए हैं, वॉल्यूम ज्यादा है, और इसी वजह से वो हल्की भी है। अब इसको कैसे साबित किया जाए, करती हूँ। मान लीजिए आपने एक ऐसे करके डंडा ले लिया लकड़ का, और इसके दोनों साइड्स पे धागे के साथ, आप वो कप नहीं मिलते जिसमें नेस्कैफे लिखा होता है, पेपर कप ले लो, पेपर बैग ले लो, उसको उल्टा करके लटका दो, ठीक है, यहां से।
और रस्सी को बीच में से ऐसे करके पकड़ लो। आप पिक में देख सकते हो। अब आप क्या करो, जो आपको बीच में से पकड़ा हुआ आपने, धीरे करके एक जो कप है उसको आग के ऊपर रख दो। अब आप ये देखोगे कि ये जो आग के ऊपर आपने रखा है कप या बैग, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ को जा रहा है, मतलब उठना शुरू हो रहा है। मतलब इतना पास मत करना आग के कि वो जली जाए, थोड़ा डिस्टेंस पे रखना। तो आप ये देखोगे कि वो ऊपर को क्यों उठ रहा है। अब हुआ क्या, जब नीचे से हवा का सेका लगा, या हम ये कह सकते हैं नीचे से आग लगी, तो ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, या कप के अंदर जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि वो आग के बिल्कुल ऊपर है। गर्म होने की वजह से वो हल्की हो जाएगी, फैलना शुरू हो जाएगी और ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हल्की है। उस कप के अंदर गर्म हवा है तो वो कप भी ऊपर की तरफ को जा रहा है, दूसरे के अंदर नहीं है तो वो नीचे की तरफ को जा रहा है, मतलब वहीं पे रुका हुआ है। क्लियर हो गया? अब आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ ये साबित करने के लिए। क्या साबित करने के लिए? अरे कि हॉट हवा, जो गर्म हवा है, वो हल्की होती है कोल्ड हवा से। अच्छा, चिमनी देखिए घरों में जो किचन से निकलती है, क्यों वहां पे बनाई होती है? क्योंकि उनको पता है कि जो स्मोक है, जो गर्म हवा है, वो ऊपर की तरफ को जाएगी। साबित हो गया। बलून जिसमें लोग बैठ के ऊपर सैर कर आते हैं, ऊपर की हॉट एयर बलून बोलते हैं, उसमें गर्म हवा भर दो, ऊपर की तरफ को जाता है, तभी गर्म हवा भरी जाती है। अच्छा, हीट कन्वेक्टर, जब हमें सर्दी लगती है हम क्या करते हैं, हीट कन्वेक्टर ऑन कर देते हैं। तो वो क्या करता है, हीट करता है, जो नीचे की हवा है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब वो गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर उठना शुरू हो जाती है। कमरे की जो बाकी ऊपर वाली ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ को आती है, ऐसे करके पूरा का पूरा जो हमारा कमरा है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे आ जाती है और गर्म होके फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब ये विंड प्रोड्यूस कैसे होती है, आती कहां से? मैंने आपको बताया, तेज चलती हवा को हम विंड बोलते हैं। पर विंड कैसे चलती है? जब प्रेशर डिफरेंस हो दो जगह पे, मतलब एक जगह हाई प्रेशर, एक जगह लो प्रेशर, प्रेशर में फर्क हुआ तो ऑटोमेटिकली वो हाई से लो की तरफ को जाती है। वो चलती हुई हवा को, मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं। अरे कुकर में सीटी भी तो बजती है, प्रेशर में फर्क होता है तभी तो कुकर नहीं खुलता। जब तक तापमान और प्रेशर ठीक नहीं हो जाता, कुकर अड़ जाता है कि भाई जो मर्जी कर लो, मैं तो नहीं खुलने वाला। आपने खुद ही देखा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है प्रेशर में, हवा में, दो जगह पे, वो ज्यादातर फर्क इसलिए भी होता है क्योंकि वहां के तापमान में फर्क होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सूरज की किरणें हीट देती हैं, क्योंकि सीधी हर जगह पे तो हीट देती नहीं है सन की किरणें, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हीट अप होती है। कुछ ज्यादा गर्म हो जाती है, कुछ कम गर्म होती है। जो ज्यादा गर्म हो जाती है वहां प्रेशर अलग होता है, जो कम गर्म होती है वहां प्रेशर अलग होता है, जिसकी वजह से प्रेशर में फर्क होने की वजह से विंड्स चलना शुरू कर देती हैं। तो मैम, ये मापा कैसे जाता है विंड की स्पीड को और विंड की डायरेक्शन को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंड की स्पीड को मापा जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसे हम एनीमोमीटर कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 कप लगे होते हैं एक रॉड के ऊपर, जो ऐसे ज़ करके रोटेट करते हैं, घूमते हैं फ्रीली जब विंड आती है। तो अगर ज्यादा तेज विंड आ रही है तो ज़ करके ज्यादा तेज घूमते हैं, कम है तो कम तेज घूमते हैं, तो उससे हम मेजर कर लेते हैं कि क्या स्पीड है। अच्छा, दूसरी चीज, आपने विंड वेन भी देखा होगा, ऐसे करके एक एरो लगी होती है और 4 डायरेक्शंस होती है नीचे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसकी मदद से उसे हम विंड वेन बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट करती है, हमें पता चल जाता है कि विंड इधर से उधर की तरफ को फ्लो कर रही है। इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो विंड करंट है, विंड करंट क्या होता है? जैसे हमने वाटर करंट पढ़ा था, वैसे ही विंड करंट होता है। विंड या हवा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब जा रही होती है, दिशा में जा रही होती है, उसे हम विंड करंट बोलते हैं। तो मैम, धरती पे ये विंड करंट क्यों आते हैं? कारण एक ही है जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि धरती अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हीट अप होती है।
सब जगह पे सेम किरणें और एनर्जी तो मिलती नहीं सन की, तो इसीलिए अलग अलग हीट होने की वजह से हमारे को प्रेशर डिफरेंस मिलता है, जिसकी वजह से विंड प्रोड्यूस होती है। तो पहला कारण ये, इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी होती है, पोल पे कम, प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा टेम्परेचर में फर्क होने की वजह से, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं विंड्स जाएंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। दूसरा, लैंड और वाटर में भी फर्क होता है। देखिए लैंड जो है वो ज्यादा हीट अप हो जाता है जल्दी, और जल्दी ठंडा हो जाता है। पानी ज्यादा टाइम लेता है, 5 गुना ज्यादा एनर्जी लेता है हीट अप होने और कूल डाउन होने में, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं विंड को मौका मिल जाता है एक से दूसरे तक जाने में। तो 2 मेन कारण है, हीटिंग पोल्स और इक्वेटर का, और दूसरा लैंड धरती और पानी का। पहले डिस्कस कर लेते हैं इक्वेटर और पोल्स के बारे में। इक्वेटर होता क्या है? वो जो इमेजिनरी लाइन जो हमने बनाई हुई है, जो धरती के बिल्कुल सेंटर से जा रही है, धरती को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। तो जो इक्वेटर है उस पे तो सीधी किरणें पड़ती हैं साल भर, आप कह सकते हो। तो ये जो एरिया है यहाँ पर ज्यादा हीट पड़ती है, ये ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं पोल्स की तरफ को, वहां तो साल भर सीधी किरणें नहीं पड़ती, वहां तो बर्फ होती है, ठंड होती है। तो हम ये कह सकते हैं वहां पे टेम्परेचर में फर्क होता है पोलर एरिया और इक्वेटर में। इक्वेटर में हवा जो है वो गर्म होके ऊपर की तरफ को उठती है। जब वो ऊपर की तरफ को उठती है तो वो किधर की तरफ को जाएगी? पोल्स की तरफ को, कि मैं आ रही हूं, पोल्स की तरफ को जाएगी। और पोल्स की हवा किधर को जाएगी? उसकी जगह जो खाली हुई है वो वहां पे जाएगी ना, कि अरे मैं भी नई जगह जाके देखती हूँ कि क्या मिलता है वहां पे। तो इस तरीके से एक सर्कल बन जाता है जो विंड्स का, जो पूरे साल भर ऐसे ही करके अर्थ के ऊपर घूमती रहती है। हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल सीधी नहीं जाती, क्योंकि अर्थ भी तो घूम रही है साथ साथ में, अर्थ रोटेट कर रही है। तो विंड्स जब जा रही है वो एक, मान लीजिए एग्जाम्पल, आपका कमरा बहुत तेज तेज घूम रहा है और आप ऊपर को बॉल फेंकते हो, तो बिल्कुल सीधी बॉल नहीं जाएगी, थोड़ी टिल्ट होके जाएगी, मुड़ जाएगी। इसीलिए क्योंकि अर्थ घूम रही है, तो अगर किसी विंड को इक्वेटर से पोल की तरफ जाना है या पोल से इक्वेटर की तरफ को जाना है, तो वो सीधी नहीं जाती, वो थोड़ी मुड़ जाती है। कहाँ को मुड़ जाती है? नॉर्थ की बात की जाए तो राइट साइड को मुड़ती है, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को जा रही होती है, और साउथ में लेफ्ट की तरफ को मुड़ती हैं। वो जो फैक्टर है जो मोड़ता है उसे से हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। अब 3 जो मेन इंपॉर्टेंट विंड्स हैं जो परमानेंट होती हैं, हमारी धरती पे रहती है, जिसकी वजह से समुद्र में भी मूवमेंट आती है करंट की, जो समुद्र के पानी को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वो 3 इंपॉर्टेंट है प्लैनेटरी परमानेंट विंड्स। पहला आप देखेंगे इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर की तरफ को जा रही हैं ईस्ट टू वेस्ट, उन्हें हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। उसके ऊपर 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, वेस्ट से होती हुई ईस्ट की तरफ को जा रही हैं, वेस्ट से आ रही हैं, तो इनका नाम होता है वेस्टर्लीज। और सबसे टॉप पे 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो विंड्स हैं वो ईस्ट से आ रही हैं, पोल से आ रही हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ को जा रही होती है। क्लियर? ये तो हमने इक्वेटर और पोल की बात की, जिसमें आपको 3 प्लैनेटरी विंड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये परमानेंट है, साल भर ऐसे ही चलती है। अब बात करते हैं लैंड एंड वाटर की। देखिए गर्मियों में क्या होता है, अगर ये लैंड है, जमीन है और ये पानी है, तो गर्मियों के टाइम पे जब सूरज की किरणें लैंड पे पड़ती हैं तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। उसकी वजह से इसके ऊपर वाली जो हवा है वो भी गर्म हो गई। गर्म होने की वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं लो प्रेशर आ गया। गर्म होने की वजह से ऊपर वाली हवा गर्म हो गई, लो प्रेशर आ गया और वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। बगल में ही ओशन है, पास ही ओशन है, यहाँ पर इतनी जल्दी ये गर्म नहीं हुआ, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो ये जो विंड्स ऊपर की तरफ को गई लैंड से, ओशन वाली विंड्स जो है वो लैंड की तरफ को चलती है, उसे हम कई बार सी ब्रीज भी बोलते हैं, अगर वो ओशन के पास होता है। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज हमने पढ़ा था।
अगर इंडिया की बात की जाए तो आप मैप पे एक बार देखो हमारे मॉनसून क्यों आते हैं। जब गर्मियां होती हैं हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है इंडिया का वो गर्म हो जाता है, इतना बड़ा हिस्सा है लैंड का गर्म हो जाता है, और जो समुद्र है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, वो भी ठंडा ही होता है। अब होता क्या है, जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। जो एरिया गर्म हो गया लो प्रेशर, जो एरिया अभी ठंडा है वो हाई प्रेशर। तो विंड्स जो हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाती है, तभी इसे मॉनसून बोलते हैं। और वो बारिश क्यों लेकर आती है, क्योंकि समुद्र से लैंड की तरफ को जा रही होती है ना, तो कुछ पानी वो अरेबियन सी से, कुछ बे ऑफ बंगाल से उठाती हुई हमें देती हुई जाती है। तो इसका नाम पड़ता है साउथ वेस्ट मॉनसून। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, विंटर्स में क्या होता है, लैंड जो है वो ठंडा हो जाता है, हाई प्रेशर हो गया, वहां पे पानी जो है वो कम प्रेशर पे आ जाता है, लो प्रेशर हो गया। अब विंड्स जाएंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लैंड टू सी, धरती से, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट से समुद्र की तरफ को जाएंगी। अब क्योंकि लैंड टू सी जा रही है तो पानी तो है नहीं, आप देखो सीधा अरेबियन सी की तरफ को जा रही है और एक जा रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ को विंड। पर आप देखोगे बे ऑफ बंगाल से जब वो निकलती है तो तमिलनाडु को बारिश दे देती है कि चल जाती जाती बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के थोड़ा तुझे भी देती जाती हूँ। डायरेक्शन देख लो आप। तो इसीलिए विंटर में बहुत कम रेनफॉल होती है, बस थोड़ी सी रेनफॉल होती है तमिलनाडु के आसपास। लेकिन क्या आपको पता है बारिश सिर्फ खुशहाली और पकौड़े नहीं लेकर आती, फसल अच्छी नहीं करती, कई बार फसल को तबाह भी कर देती है। जी हाँ, कई बार कुदरत एक अलग ढंग से हमें सरप्राइज करती है जब बहुत तेज विंड्स चलती हैं, थंडर स्टॉर्म आता है, साइक्लोन्स आ जाते हैं जो इंसानों के लिए भी घातक हैं और जानवरों और पौधों के लिए भी। तो अब ये नेचुरल फिनोमिना जो है इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पर जाने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप विंड की जो स्पीड है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, विंड की स्पीड और डायरेक्शन विंड की। तो ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो विंड पैदा होती है उसके क्या 2 कारण हैं, धरती पे जो विंड पैदा होती है, आती है, उसके 2 कारण बताइए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।